Students, so today we will discuss environmental consequences. ठीक है, in previous class we study about the advantage and disadvantage of nuclear energy. Now we are going to discuss the environmental consequences. ठीक है, environment में क्या परिणाम होते हैं, environment को क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, इन सारी एनर्जीज के हमको जो भी हम लोग इन सारी एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का, या सोर्स ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो एनवायरमेंटल में क्या परिणाम होता है इसका वो पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा. ठीक है, और आपने ये पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा, द यूज ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरमेंट इन वन वे और अदर. ठीक है, और हर किसी सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज, ठीक है, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करता है. ठीक है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, वन वे और अदर, ना किसी तरीके से हर एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे वातावरण को, जो हमारे एनवायरमेंट है, हमारी प्रकृति को डिस्टर्ब करती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, देखो, द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन. अगर हम फॉसल फ्यूल का यूज करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करता है. और वही अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. ठीक है, तो हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करती है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से डिस्टर्ब करती है. अब फॉसल फ्यूल एयर पोल्यूशन से डिस्टर्ब करता है एनवायरमेंट को. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एयर पोल्यूशन नहीं करती है, चलो ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो प्रकृति का संतुलन है, उसको अस्थिर कर देती है. ठीक है, तो याद रखना, द यूज ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरमेंट इन वन वे और अदर. ठीक है, और अभी मैंने आपको ये बताया और एग्जाम्पल में समझाया, तो इस बात से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, ये निष्कर्ष मिलता है कि इन रियलिटी नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी सेड टू बी पॉल्यूशन फ्री. इससे निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, वास्तव में कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी का जो स्रोत है, उसको हम पॉल्यूशन फ्री नहीं कह सकते. वो किसी ना किसी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा ही देता है. ठीक है, तो ये सच्चाई है, रियलिटी है. नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी सेड टू बी पॉल्यूशन फ्री. ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को आप पॉल्यूशन फ्री नहीं कह सकते हो. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल, अगर तो अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें क्लीन फ्यूल की, स्वच्छ ईंधन की, क्लीन फ्यूल की हम बात करें, अगर हम टॉक करें क्लीन फ्यूल के बारे में, तो एक्चुअली क्लीन फ्यूल का मतलब क्या होता है, इट एक्चुअली मीन दैट इट इज अ क्लीनर फ्यूल देन सम अदर फ्यूल. क्लीन फ्यूल का सर मतलब इतना है कि वो क्लीन फ्यूल है, कोई दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन क्लीन है, उससे स्वच्छ है, उससे अच्छा है. ठीक है, उससे साफ है. बस क्लीन फ्यूल की यही डेफिनेशन है कि इट इज क्लीनर फ्यूल देन सम अदर फ्यूल. क्लीन फ्यूल की डेफिनेशन है कि वो स्वच्छ है, वो सही है, कोई दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन वो सही है. ठीक है, और समझ गए, तो ये हो एग्जांपल देता हूं. ठीक है, एग्जांपल से समझ जाओगे कि क्लीन फ्यूल को क्या बोल रहे हैं सर, इट इज ए क्लीन फ्यूल देन अदर्स फ्यूल, क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आया. तो देखो क्या होगा, व्हेन वी से, अगर हम कहते हैं कि सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, हम कहते हैं कि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल. सीएनजी को हमने क्लीन फ्यूल कहा, तो सीएनजी को क्लीन फ्यूल कहा, तो इसका मतलब क्या है कि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, किससे, पेट्रोल और डीजल से, बस. ठीक है, और अगर मैं वैसे ही बोलूं कि हाइड्रोजन इज क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन इज क्लीन फ्यूल, तो हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है, इट इज बेटर देन सीएनजी. बस इतना मतलब है क्लीन फ्यूल का, समझ गए. तो क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा बेहतर है कुछ दूसरे ईंधन से. ठीक है, समझ गए. अब सीएनजी को क्लीन फ्यूल बोला तो उसका मतलब यही है कि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, किससे, पेट्रोल और डीजल से. और मैं ऐसे बोलूं हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, तो हाइड्रोजन किससे क्लीन फ्यूल होगा, सीएनजी से. ठीक है, समझ गए, ये है क्लीन फ्यूल. कंक्लूजन से निकला है, क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री नहीं है, तो किसी को भी हम क्लीन फ्यूल नहीं कह सकते. बस क्लीन फ्यूल का डेफिनेशन यही है कि इट इज अ क्लीनर फ्यूल देन सम अदर फ्यूल. वो क्लीन फ्यूल थोड़ा अच्छा है किसी दूसरे फ्यूल से.
ठीक है, उससे भी अच्छा कोई दूसरा फ्यूल होगा वो क्लीन आ जाएगा, फिर उससे भी अच्छा कोई दूसरा फ्यूल होगा वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉब्लम देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक बार आया एग्जाम में तो ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन का यूज हम रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। वुड यू कंसिडर इट अ क्लीन फ्यूल देन सीएनजी? वाई और वाई नॉट? हाइड्रोजन का यूज हम क्लीन फ्यूल के तौर पर, रॉकेट फ्यूल के तौर पर करते हैं। क्या आप हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल मानते हैं सीएनजी से? मानते हैं तो क्यों, और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं? वाई और वाई नॉट? ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन इज क्लीन फ्यूल देन सीएनजी। हम मानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, क्लीनर फ्यूल है सीएनजी से, मानते हैं। अब लेकिन क्यों, वाई? दिस इज बिकॉज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस ओनली वाटर विच इज टोटली हार्मलेस। ऑन अदर हैंड बर्निंग ऑफ सीएनजी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोजन को हम क्लीन फ्यूल मानते हैं सीएनजी से, क्यों? बिकॉज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब जलता है तो सिर्फ वाटर प्रोड्यूस करता है, और वाटर क्या होता है, विच इज टोटली हार्मलेस। और वाटर क्या होता है, बिल्कुल हार्मलेस होता है, कोई नुकसान उसको वाटर से किसी को नहीं होता है। और दूसरे हैंड, ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो सीएनजी है, जब सीएनजी जलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो वाटर प्रोड्यूस करिए, वाटर तो हार्मलेस नहीं है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ली है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और उससे हमारी जो एनवायरमेंट है वो हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या है, क्लीन फ्यूल है सीएनजी से, और इसीलिए हाइड्रोजन का यूज रॉकेट में, रॉकेट में जो पड़ने वाला ईंधन है उसमें यूज होता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हैज बीन यूज एज रॉकेट फ्यूल। ठीक है, वुड यू कंसिडर इट एज अ क्लीन फ्यूल देन सीएनजी? वाई और वाई नॉट? ठीक है, हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। क्या आप हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल मानेंगे सीएनजी से? क्यों मानेंगे? तो रीजन बताइए, अगर नहीं मानेंगे तो उसका भी रीजन बताइए। ठीक है, तो मैंने बता दिया हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल देन सीएनजी। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल होता है सीएनजी से। ठीक है, क्यों होता? दिस इज बिकॉज द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस ओनली वाटर विच इज टोटली हार्मलेस। इसीलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन के जलने से सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होती है जो कि टोटली हार्मलेस, बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द बर्निंग ऑफ सीएनजी, और दूसरी तरफ सीएनजी जब जलती है तो का CO2 गैस और वाटर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और दिस CO2, और ये CO2 क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में, और उससे हमारी जो एनवायरमेंट है वो गर्म हो जाता है हद से ज्यादा। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक, तो ये है, समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। हाइड्रोजन मैंने एग्जांपल बता दिया, हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको क्लीन फ्यूल मानते हैं सीएनजी से, वाई और वाई नॉट? तो अब है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो लगातार हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ते जा रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी से तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, कि हाउ द इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड थ्रू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, जो हमारी एनर्जी की डिमांड लगातार जो मांग है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो उससे उसका प्रभाव इन्वायरमेंट में क्या पड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। ठीक है, उसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पहला इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहा है कि फॉसल फ्यूल के जलने से जो ग्रीन हाउस गैस की अमाउंट है, जो कि ग्रीन हाउस गैस CO2 है, उसकी अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज of the increasing demand of energy, the burning of fossil fuel is increasing the amount of greenhouse gas carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, CO2 की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सेकेंड, द कटिंग डाउन ऑफ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिसको आप डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग फायरवुड इज कॉजिंग सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और पेड़ को काटने से, फॉरेस्ट से, जिसको आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है, तो उसको काटने से, पेड़ को काटने से क्या हो रहा है,
ताकि आप फायरवुड ऑब्टेन कर सके। उससे क्या कर सकते हैं, फायरवुड अपना काम चला सके। फायरवुड ऑब्टेन करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इज कॉजिंग सॉइल इरोजन। क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है और वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो दूसरा एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी से, कि द कटिंग डाउन ऑफ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फायरवुड इज कॉजिंग सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तीसरा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और मैंने इसने भी बताया था आपको कि हाइड्रो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करने से, हाइड्रो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करने से, हाइड्रो पावर प्लांट स्टैब्लिश करने से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रकृति का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो हमारी प्रकृति का संतुलन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो बिगड़ रहा है। ठीक है, आपने देखा था कि केदारनाथ में आपदा आई थी ना, तो कैसे, क्यों, हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, प्रकृति का संतुलन जब कम होता है तो ऐसा विनाश होता है। ठीक है, क्लियर। अब है फोर्थ क्या होगा, एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन द एनवायरमेंट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में बढ़ा रहे हैं। रेडियो एक्टिव जो भी रेडियो एक्टिव क्या है, जो भी आप लोगों को जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलता है या रेडियो एक्टिव गैसेस निकलती हैं, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, वो भी हमारे क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में बढ़ते जा रहे हैं, और जो कि वो हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। क्लियर, समझ गए। तो ये तीन चार मैंने बताया एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, राइट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज लिखिए इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो आप लिख देंगे 3-4। ठीक है, अब है नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी रिसोर्स ऑफ द अर्थ लास्ट। ठीक है, कितने जो एनर्जी के रिसोर्स हैं, जो एनर्जी के स्रोत हैं, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी पर कब तक रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट। ठीक है, अब देखिए पहले इसको बताने से पहले मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज टुडे कम्स मेनली फ्रॉम 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ज्यादातर जो एनर्जी हम यूज करते हैं आज के दिनों में, तो वो 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से आती है। कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसको हम फॉसल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इस एनर्जी का यूज हम बहुत हमने तेजी से किया है, पास्ट में भी और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट है कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस की, वो हमारे अर्थ में लिमिटेड है, कुछ बची हुई है। अब बताते हैं, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, अब ये माना गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि द वर्ल्ड नोन कोल रिजर्व आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 200 ईयर। जो कोल रिजर्व है, जो कोयले की जो खाने हैं, उनमें कोयला सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 200 साल तक ही जो कोल रिजर्व है वो हमारा रहेगा। अगले 200 साल तक ही हम कोल का यूज कर सकते हैं, कोल को निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगले 200 साल तक। ठीक है, और पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 40 ईयर्स। और जो पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व है वो अगले 40 साल तक ही रहेंगे। ठीक है, और देन द थर्ड, द रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 60 ईयर। और जो रिजर्व है नेचुरल गैस का, वो अगले 60 साल तक ही रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हमारी जिंदगी कट जाएगी, तुम्हारे बच्चों की कैसे कटेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी की कैसे कटेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कोल रिजर्व एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो आप बोलेंगे 200 ईयर्स। और बोलेगा पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व तो बोलेंगे अराउंड 40 ईयर्स। और अगर बोलेगा कि नेचुरल गैस रिजर्व तो बोलेंगे अराउंड 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये आज का सेशन था बच्चों। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और हो सकता है बेटा आज नेट नहीं चल रहा, नेट का इश्यू, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए। ठीक है, तो वीडियो देख लेना। और अब लास्ट इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा हुआ है कि कौन कौन से हमसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें, ताकि हम एनर्जी को कम कर सके। एनर्जी का कंजप्शन हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यूज कैसे कर सके, ताकि ये जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है ये कुछ और सालों तक, 200 से 220 साल या 40 से 50 साल या 60 से 70 साल तक रह सके। तो क्या स्टेप्स लें जिससे हमारी एनर्जी कंजप्शन कम हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन खत्म करता हूं बच्चों। आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।